विषय लिखित रूप में सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें। शून्य प्रहर श्री रामदास तड़स जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करना है कि महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा के अधीन काम करने वाले संविदा कर्मचारी के वेतन विधंग 5 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। ये गंभीर मामला है कि महोदय पूरे महाराष्ट्र में कुल 6,251 संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिसका वेतन पांचवें वेतन आयोग के हिसाब से तय किए गए हैं, जबकि अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अन्य विभाग से संविदा कर्मचारी को वेतन मिल रहा है। महोदय, आपसे निवेदन करता है कि सभी कर्मचारी को अन्य कर्मचारी के तरह 7वां वेतन आयोग के हिसाब के वेतन देने के हेतु प्रस्ताव करने के लिए 2020-2021 फ्रेमवर्क के में पेज नंबर 322 के BRC-CRC में लिखे गए क्लोज को हटाना जरूरी है। उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार वेतन बढ़ोतरी पर विचार करेंगी। अंत आपसे निवेदन है कि इतने बड़े जायदाद से संविदा कर्मचारी के हितों में ध्यान रखते हुए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन बढ़ोतरी करने की कृपा करें। जो माननीय सदस्य 377 के अधीन अपने विषय का वाचन करना चाहते हैं तो भोजनावकाश के पश्चात उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। आप वैसा भी कर सकते हैं। कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। पुष्पेंद्र जी नहीं। श्री तीरथ सिंह रावत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जोशीमठ जो गत माह में भूदशा हुआ था उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, जोशीमठ एक महत्वपूर्ण स्थान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में बॉर्डर के निकट बद्रीनाथ के पास औली के पास है। जो बद्रीनाथ पूजा पाठ जब 6 महीने बंद हो जाती है तो जोशीमठ के अंदर होती है। साथ ही औली बगल में है और सामरिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र बॉर्डर पास है, नीति माना। इसलिए इस स्थान का रख रखाव, सुरक्षा रक्षा अनिवार्यता हो जाती है। मान्यवर, पिछला माह जब भूदशा हुआ तो 25-30% क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है और अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। पानी का रिसाव था और पानी के रिसाव के कारण मकानों में दरारें आना, कई मकानों को ध्वस्त होना, होटलों का जाना, यह देखा गया। लेकिन जिस तरह उसका एक वातावरण बना गया, यानी लगा कि जोशीमठ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जोशीमठ अपनी दैनिक दिनचर्या की ओर से लगातार वहां पे बाजार मार्केट सब तरह से चल रहा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कल बद्रीनाथ 2 महीने के बाद पट खुलेंगे तो लोगों को एक डर न सताए। तो स्थान अभी भी सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्र है उसमें जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तत्काल एक अध्ययन दल भेजा, केंद्रीय कमेटी बनाई जो अध्ययन किया। और यही नहीं तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया है और उसके लिए क्या हो सकता है तो वो सब करने का काम किया है। उनका ठहराव, रख रखाव कैसे विस्थापित करना, प्रदेश सरकार लगातार उस काम को बढ़ाई है। शासन प्रशासन पूरी तरह लगा है और उन लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। माने, और मेरा इतना कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। मैंने इसलिए बात कही कि कल बद्रीनाथ केदारनाथ के पट खुलेंगे, लोग जाएंगे तो कहीं उसके भय के कारण हो। वो वातावरण एक ऐसा बना मीडिया के माध्यम से जो जितना था नहीं वो हुआ। लेकिन मान्यवर, मैं फिर पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा
और तत्काल जिस तरह संज्ञान लिया है गृह मंत्री जी का, मेरा केवल इतना है मान्यवर, प्रभावितों की व्यवस्था तो हो ही रही है लगातार, और उनकी क्या इस प्रकार सुरक्षा रक्षा हो सकती है उस क्षेत्र की भी, वो सब चल रहा है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि जो अपने तत्काल इस संबंध में केंद्रीय कमेटी का जो अध्ययन हुआ है और साथ ही पुनर्वास बसाने की बात हुई है और जो चल रहा है, लेकिन साथ ही मैं कह सकता हूं कि वहां पहाड़ में जो भी आपके नगर निकाय, इस तरह के स्थानीय निकाय हैं, और दूरगामी परिणाम को देखते हुए और वहां के लिए एक योजना, मास्टर प्लान तैयार करने का काम करें, इतना मेरा कहना है, जिससे आगे उनका सुरक्षित हो। नमस्कार, थैंक यू। कर दे चालू है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली में राज्य सरकार जो एक सोई हुई सरकार, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, जनता के हित में कुछ योजनाओं द्वारा बनाकर निर्णय लिए गए थे। 148 राजमार्ग से जौनापुर मांडी रोड को चौड़ीकरण कर उसी मार्ग पर सिंगापुर विश्व स्तरीय कौशल केंद्र राजनीतिक द्वेष के कारण लटका दी गई है। अब उन्हें निरस्त करने का भी प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसी मार्ग पर लगभग 5 गांव की आबादी 5 गुना बढ़ गई है। उसी रफ्तार से यातायात भी बढ़ रहा है। हजारों लोग, क्योंकि उस मार्ग का चौड़ा करना था, जिस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों लोग भीषण जाम से उस समस्या से जूझते हैं। राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी द्वारा योजना के तहत उस मार्ग को चौड़ा करना था। उस समय 2022 में प्रोजेक्ट 597 करोड़ रुपए में 9 किलोमीटर लंबा इसको बनाया जाना था। राज्य सरकार की जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन रसूखदार लोगों के दबाव में उसको आकर रोक दिया गया। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी कौशल विकास के लिए पूरे देश के अंदर अलग अलग केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे, इसी कड़ी में नौजवानों के कौशल को निखार कर उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य को रोजगार देने का प्रयास हुआ है। तो वहां पर देश में इसी प्रकार से केंद्र स्थापित कर रही है, जो उसी प्रकार से दिल्ली की इस केजरीवाल सरकार द्वारा उस कौशल विकास केंद्र को लटकाए पड़ी है। जबकि इस कौशल विकास केंद्र को 2 जुलाई 12 को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, शीला जी की सरकार थी उस टाइम, और 18 सितंबर 12 को राजस्व एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया था। 24 दिसंबर 14 को दिल्ली शहरी विकास मंत्री ने भूखे इस प्रयोग को परिवर्तन कर दिया था। 14 में जब राष्ट्रपति शासन था, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से शहरी विकास मंत्री जी ने करवाया था। उसके बाद परिवर्तन कर 30 करोड़ 20 लाख रुपए 28 लाख रुपए ग्राम सभा जौनापुर खाते में जमा भी कर दिए गए थे। सर, उसके बाद इसके लिए मार्च 15 में तब सरकार पर दबाव बनाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 2 करोड़ 74 लाख रुपए स्वीकृत भी किए। मार्च 17 में भवन निर्माण हेतु 254 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अध्यक्ष जी, 2012 से 2023 आ गए, 12 वर्ष बीत गए। लोगों के हित में, युवाओं के भविष्य से जुड़ी इन योजनाओं को, चाहे वो कौशल विकास केंद्र हो, सिंगापुर यूनिवर्सिटी के रूप में, चाहे दिल्ली सरकार द्वारा जो लटकाया जा रहा है, जौनापुर मार्ग को चौड़ा करके 100 फुटा गुड़गांव फरीदाबाद से जोड़ना हो, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार पर यह दबाव बनाए, वरना ऐसी राज्य सरकार को बर्खास्त करे जो जनता के हित के काम को नहीं कर पाती है और ये कार्य पूरे किया जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Respected Speaker, sir. All the trains running between Bangalore and places in Kerala are always having excess passengers in all the classes, and most of the time they do not get confirmed tickets. Because of this, the passengers bound to the destination are forced to travel by road despite their dislike. Therefore, there is an urgent need to introduce a daily Vande Bharat Express train between Bangalore and Kozhikode via Palakkad and Shornur. Palakkad and Shornur are two important railway junctions of Southern Railway, and passengers bound to Bangalore and Kozhikode from here are quite enormous. Therefore, I urge upon the Honorable Railway Minister to introduce a daily Vande Bharat Express train between Bangalore, Kozhikode, Bangalore urgently. Thank you, sir. श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनेकों परियोजनाएं, जितना आकांक्षी क्षेत्र था हमारा, उस आकांक्षा के अनुरूप
सिंचाई की सुविधाएं हो, हाईवे हो, सब हमको मिल रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड में केन बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए भारत सरकार ने 90-10 के उसमें 46,000 करोड़ रुपए देने का जो काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। और पहले भी मैंने कई बार सदन में उठाया है कि बुंदेलखंड को 100% ऑर्गेनिक एग्रो इकोनॉमिक जोन के तौर पर डेवलप किया जाए। इसमें भारत सरकार वहां पर निर्यात के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और जो इस बार जो मिलेट ईयर के रूप में जो अपना ये वर्ष मनाया जा रहा है मोदी जी के कारण से, तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि अनेकों परियोजनाएं, जितनी जो भी लाभ बुंदेलखंड क्षेत्र को मिल रहा है, मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से एक विशेष आग्रह है, क्योंकि बुंदेलखंड एक विशेष प्रकार की संस्कृति, विशेष प्रकार का क्षेत्र है, केवल एक जमीन का भूभाग का टुकड़ा ना समझ करके। तो अनेकों प्रकार की डिमांड रहती है, लेकिन पूरे देश और प्रदेश के साथ में मिला करके नहीं हो पाती है। तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने के लिए भी पूरी उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जो भारत सरकार की जो मंशा है श्रद्धेय मोदी जी की और योगी जी की, उस आधार पर पूरे बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और वहां की रोजगार के लिए, वहां के पर्यटन के लिए, वहां की संस्कृति के लिए और धार्मिक क्षेत्र के लिए उसको बढ़ावा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंवर दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। सभापति महोदय, आप जैसा जानते हैं कि देश में बिजली में रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में बिजली को लेकर के लोग इतने परेशान हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते सभापति महोदय। जो वहां पर जिस तरीके से रोज तार टूटते हैं, ट्रांसफार्मर्स जो है रोज फूकते हैं। मैं देखिए सभापति महोदय, बीजेपी वालों क्या परेशानी है, जनहित के मुद्दे भी नहीं उठाने दे रहे। आप उधर ध्यान देना चाह रहे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपनी बात बोलिए। इनके बिजली लगती है, जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो इनके पता नहीं कौन सा करंट लग जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में नौगांवा सादात में सभापति महोदय, मैं पिछले हफ्ते गया, पूरे तार जो हैं जर्जर हैं, वहां जो है जो लीड्स है वो फूकी हुई है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, व्यवस्था इतनी खराब है। और किसानों के लिए सभापति महोदय, जो नया ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने जाता है किसान, उससे कहा जाता है कि आप पैसे जमा करो, आप 2 लाख का एस्टीमेट जमा करो, आप 3 लाख का एस्टीमेट जमा करो। कहां से किसान देगा? आप किसानों के ट्यूबवेल्स पे बिजली के मीटर तो लगाने की बात कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ ये अडानी का वो टेंडर होने वाला था, पिछले हफ्ते कैंसिल हुआ यूपी में। जो फास्ट मीटर जो बहुत तेजी से फास्ट चलते हैं, दुगना वो बिल लेके ऐसे मीटर्स वहां लगाए जा रहे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र जिसमें हापुड़ जिले का भी 40% पार्ट आता है, मैं आपके द्वारा ये मांग करना चाहता हूं कि जो पुराने जर्जर तार हैं उनको तुरंत बदलवाया जाए, ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था की जाए। जनता बिजली का बिल देती है, लेकिन बिल देने के बाद भी रात रात भर जो है पूरा दिन बिजली नहीं मिल पाती। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के अंदर बिजली के तार जो हैं उनको बदलवाया जाए और जनता को राहत दिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट अतुल प्रकाश जी नहीं है। श्री जाम्यांग शेरिंग नामग्याल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का जो मौका दिया। सर, लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको एक पूरा लद्दाख है, जो कि बर्फीला जगह है, और खासकर इस सर्दी के मौसम में हमारे लेह श्रीनगर और लेह मनाली के दोनों नेशनल हाईवेज बंद हो जाते हैं बर्फबारी के कारण से, जिसके चलते केवल एयर ट्रांसपोर्ट ही हमारा एक साधन रहते हैं, जो कि लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी हो जाते हैं, कंपल्शन हो जाते हैं। और जिसके चलते हमारे जितने भी पेशेंट्स है या पिलग्रिम्स है या ओल्ड एज है या स्टूडेंट्स है, उसी जहाज से ही चलना होते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई सुविधा नहीं होते हैं।
आजकल मौसम खराब के कारण से या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या कभी हमारे एयरपोर्ट छोटा होने के कारण से, बे पार्किंग नहीं मिलने के कारण से, ऐसे अलग अलग कारण से डेली रूटीन फ्लाइट्स जो है, शेड्यूल फ्लाइट्स जो है कैंसिल पे कैंसिल होते जा रहा है। और अलग अलग एयरलाइंस जो है, जो लोग एडिशनल फ्लाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे हजारों संख्याओं में जो है लद्दाख के लोग दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, श्रीनगर में जो है स्टैंडर्ड रहते हैं। ऐसे में गरीब लोग, खासकर बुजुर्ग लोग, पेशेंट लोग बहुत तकलीफ में होते हैं। और ग्राउंड के स्टाफ, अलग अलग एयरलाइंस के ग्राउंड के स्टाफ के मिस हैंडल के कारण से उनको और भी तकलीफ होता है। ना उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ना वहां पे खाना पानी कुछ नहीं मिलते हैं एयरपोर्ट पे। मेरे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, कम से कम अगर डेली फ्लाइट कैंसिल होता है, वेदर के कारण से होता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पैसेंजर को ठीक तरह से डील किया जाए और तुरंत जितना हो सके जल्दी से जल्दी एडिशनल फ्लाइट्स प्रोवाइड किया जाए। और मेरे आपसे यह भी मांग है आपके माध्यम से, जो एग्जॉर्बिटेंट एयर फेयर है, जो कुछ फ्लाइट्स जो है इसके दुरुपयोग करते हैं, इसके गलत फायदा उठाते हैं और टिकट जो है तुरंत ऊंचा कर देते हैं, जिसका कीमत आज अभी आप ऑनलाइन चेक करेंगे 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 तक जो है टिकट का बिक्री करते हैं एयरलाइंस वाले, जिसके चलते हमारे पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होते हैं, जिसको जान बचाने के लिए तुरंत दौड़ना होता है। स्टूडेंट्स का कल 20 तारीख को बोर्ड का एग्जाम है, स्टूडेंट लोग फंसे हुए। और आपके माध्यम से ये भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कंसर्न अथॉरिटी से, एग्जॉर्बिटेंट एयर फेयर को कम करे और नुब्रा और कारगिल के लिए आर्मी के जो एयर सर्विस चलते थे वो तुरंत रिवाइव करने की आवश्यकता है, जिसके चलते जितने भी जो पैसेंजर्स हमारे फंसे हुए हैं, उसमें टूरिस्ट है, उसमें आर्मी के जो वेटरन्स है, हमारे पेशेंट्स है, पिलग्रिम्स है, ओल्ड एज है, उनको तुरंत एवैक्यूट करने के सरकार इस पे गौर फरमाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन कर, बहुत धन्यवाद। कर दें, स्लिप भिजवा दीजिए प्लीज, सेंड योर स्लिप। Thank you, Chairman, sir. The plight of paddy growers of Kerala is worsened by the reluctance of the central government to allot its portion of 580 crores and state government's non-payment of 460 crores towards the sum required to be disbursed through Supplyco for paddy farmers in Kerala and banks consortium deducting its previous loan liabilities of Supplyco from the current tranching of allocation. The paddy farmers of Kuttanad, Kerala, belongs to my constituency, are yet to be paid a sum of rupees 53 crores towards payment of rice procured, and similar situation is threatening the very survival of paddy farmers of Kerala. The government must release the pending portion of allocation and ensure that the interest of paddy growers is protected and their dues paid immediately. But central government, Ministry of Civil Supplies and Consumer Affairs, deliberately delaying central government portion to the state government. That's why state government also waiting for central government allocation. If central government allocation not getting properly, state government is not giving their allocation. So state government allocation, central allocation come together, then only state has to deliver their amount. So the problem is very serious problem. The farmers, their income is only for this the paddy price, but at the same time, government of India delaying the payment, that will be a creating problem. So the willful neglect and intended omission displayed the banks by enrolling farmers of crop insurance. That is another matter. Insurance scheme, Pradhan Mantri Fasal matter Bima होना Yojana. चाहिए ना, only one matter should be addressed. No. The same related matter, farmers related matter. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the union government has put lakh of farmers in peril as they stand excluded and out of the ambit insurance. Okay. The situation is particularly grave among Kerala paddy farmers who have been struggling to sustain farming due to repeated floods, crops loss and waterlogging. The government must engage in a retrospective inclusion of the farmers who have been unknowingly revoked of their right of insurance by banks. They willfully abstain from their duty of informing and enrolling the farmers insurance scheme. Thank you. Thank you, sir.
डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी नहीं है। श्री रवनीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन साहब, मैं आज खास तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग आंगनवाड़ी वर्कर्स ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ कोरोना दौरान काम किया है आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सर गांव-गांव उन्होंने काम किया है, चाहे उस वेले राशन पहुंचाने की गल होवे, चाहे टीकाकरण की गल होवे सर, पर वख-वख स्कीमां ने चाहे वो स्टेट दियां होण चाहे सेंटर दियां होण, हर स्कीम नूं आंगनवाड़ी वर्कर घर घर तक पहुंचाउंदे आ। बच्चियां नूं छोटियां नूं जिहड़े कि आम घरां दे आ उन्हां नूं पढ़ाउण तक उन्हां नूं सारा दिन रखण तक ये जिम्मेवारी आंगनवाड़ी वर्कर ते हेल्पर दोनों ये निभाउंदे आ। पर सर बहुत चिर तो क्योंकि उन्हां विचों बहुत ज़्यादा विधवा ने, उहदे विचों बहुत ज़्यादा तलाकशुदा ने, उन्हां विचों बजुर्ग हो चुके आ, वो बेचारे डर दी काम नहीं छड्डदे क्योंकि नौकरी तो बजुर्ग भी हो चुके आ पर कोई पेंशन नहीं मिलनी, कोई मान भत्ता नहीं मिलना, इस करके वो बेचारियां करदियां जा रही नौकरी। ते पर एक गल मैं होर जरूर कहां, हजारां दी गिणती च पिछले दिनां च आके वो साडे मैंबर पार्लीमेंट ने सारियां दे घरां च वो इकट्ठे होए ठंड दे जमाने च, पर असीं 2018 तो बाद सर महंगाई तां किते दी किते चली गई, पर असीं उन्हां दा कोई भी वो च वाधा नहीं कर सके। सर असीं तुसीं इस गल दा बुरा ना मन्निओ, असीं जे अडानी आ उहनूं तां बड़े बड़े बैंक लुटा दिंने आ, बड़े बड़े पैसे लुटा दिंने आ। जे प्रधानमंत्री जी संबंध क्या है? नहीं, मैं एक बात कहिए सर, एक बैंक का चेयरमैन साहब खाता है आंगनवाड़ी वर्करां ने खोल आप आंगनवाड़ी एक सेकंड ते लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर रहे हैं, उनकी बात कहिए। मैं सहमत हां, मैं तो कह रहा हूं फाइनेंस मिनिस्टर साहब जदों इन्ना पैसा एक एडे बड़े उद्योगपति अडानी नूं दे रहे ते आंगनवाड़ी वर्करां नूं देण च की इतराज है? मिथ्या बात जोड़ रहे हैं, खोल दो। मेरी डिमांड आप कोई ये बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, आप गलत बात जोड़ रहे हैं, अनावश्यक बात जोड़ रहे हैं। रिकॉर्ड च बिल्कुल आप केवल आंगनवाड़ी वर्कर से संबंध बात रखिए अपनी। आखिरी प्लीज फिनिश। मैं आखिरी च कहना चाहना बई आंगनवाड़ी वर्कर हर दे विच वाधा हुंदा, IAS ऑफिसर दूजियां दे MPआं दे सब दे वाधे हुंदे आ ते सरकार इस बजट दे विच जिहड़ा कि बहुत जरूरी है आंगनवाड़ी वर्करां दे उन्हां दे तनख्वाह दे विच मान भत्ता अनाउंस करे ते महंगाई दे हिसाब दे नाल उन्हां दा वाधा जिहड़ा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। You just sent the slip. Sir, thank you for the opportunity. I would like to draw the attention of the House to a very important matter related not just to Kerala, but I believe that the entire House would agree upon this particular request. Sir, this is related to the approval of the Angamali-Erimeli Shabri Express, which is a long-pending demand of the people of Kerala. Sir, this is an alternative railway system which connects the midlands of Kerala up to the Thiruvananthapuram district. Sir, the Honorable Government of India and the Ministry of Railways were kind enough to allocate 100 crores as an initial token amount for the development of this particular rail project. I'm really thankful for that, sir. The Shabri rail project, which connects Erimeli, the entry point of Shabrimala, where hundreds and thousands and lakhs of people every day visit this particular spiritual place. Sir, for this project to go forward, even though the government of India have allotted 100 crores, there is a revised estimate submitted by the KRail, which is 3,727.56 crores. Sir, but the defreezing of this project is very important. In order to implement this project effectively, the government of India and the Railway Department should give the sanction for the revised estimate prepared by the KRLDC, the joint venture company of the Railway and the State Government of Kerala. An urgent intervention should happen. A letter
to the state government regarding the implementation agency of the Angamali-Shabri rail line is required, sir. Sir, as is a joint venture of the KRLDCL, have communicated the interest to take over this project earlier. Since this project is of national importance, the project should be completed without delay. It is under the Prime Minister's Pragati monitoring scheme. Sir, but it is very important that the project should be included under the Railway Department's, the Prime Minister's Gati Shakti Yojana program, which would expedite the program at an early phase. And also, sir, as I mentioned, even though the 100 crores is allotted, that defreeze should happen. A lot of people are suffering from this. Earlier, the state government had agreed to share the cost, but when it was rejected at the early phase, the government of Kerala freezed this project. So the defreeze should happen so that the 100 crores can be allotted for the land acquisition process at the first phase. Thank you, sir. श्री रतनलाल कटारिया जी। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान मेरी लोकसभा में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री की ओर दिलाना चाहता हूं। यह भारत की 10,000 पुरानी सभ्यता से 10,000 वर्ष पुरानी सभ्यता से संबंधित है। वर्षों पूर्व सरस्वती नदी की धारा पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी, जिसे पुनः स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र प्रवास के दौरान सरस्वती नदी के महत्व पर प्रकाश डाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कुरुक्षेत्र प्रवास के समय सरस्वती नदी की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान पर है, जहां इसकी एक धारा प्रवाहित हो रही है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड सरस्वती नदी के प्रवाह को दोबारा से स्थापित करने के लिए काम कर रहा है और हरियाणा सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से भी एक डैम बनाने का प्रस्ताव भेजा है। मेरा सदन से निवेदन है कि केंद्रीय सरकार भारतीय संस्कृति की इस विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए कदम उठाए और इसके लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत मैं 100 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की मांग करता हूं, ताकि सरस्वती नदी की अविरल धारा को दोबारा से प्रवाहित किया जा सके। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विगत वर्षों में न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र बल्कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय मार्ग के माध्यम से पूरे बिहार का विकास में एक अमूल परिवर्तन किया है और ये कहा जाए कि मील का पत्थर साबित हो रहा है। सर, मैं इसी संदर्भ में अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा में जो पटना रिंग रोड के शेरपुर में गंगा नदी पर पुल की स्वीकृति प्रदान की है, बक्सर पटना 4 लेन सड़क परियोजना में बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड रोड की स्वीकृति प्रदान की है। पटना में ही गंगा नदी किनारे गंगा पथ का निर्माण कार्य राज्य सरकार के माध्यम से चल रहा है। प्रथम फेज में जेपी सेतु से दीदारगंज तक का निर्माण कार्य प्रारंभ है। आगे बख्तियारपुर तक भी उसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, परंतु राज्य सरकार ने जेपी सेतु से पटना रिंग रोड से शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पुल तक गंगा पथ को जोड़ने की अपनी सहमति प्रदान की है। दीदारगंज से बख्तियारपुर तक का मैंने कहा गंगा पथ के निर्माण का घोषणा पहले ही राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है महोदय कि मेरे संसदीय क्षेत्र में
जो शेरपुर से मनेर होते हुए बिहटा तक का रूट का स्वीकृति नहीं मिली है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, राष्ट्रीय मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से अनुरोध करूंगा कि पटना रिंग रोड से शेरपुर में जो स्वीकृति गंगा नदी पर पुल से लेकर पटना बक्सर 4 लेन के बिहटा या कोलवर तक गंगा पथ के तर्ज पर मेरे संसदीय क्षेत्र, जिसकी मैंने पहले चर्चा किया, शेरपुर से होते हुए मनेर तक, बिहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मंजूरी की कृपा की जाए। इससे क्या होगा महोदय, पटना बहुत आबादी बढ़ रहा है, रोड पर लोड बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़े पैमाने पर वहां हर दिन पटना शहर आसपास के इलाकों में रोड जाम हो जाता है, जिससे बहुत तरह की तकलीफ होती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि निर्माण ये जो मैंने जो प्रस्तावित रोड जिसकी मैं चर्चा की, उसके निर्माण से आरा से बख्तियारपुर तक वैकल्पिक बाईपास मार्ग तैयार हो जाएगा। आरा की तरफ से आने वाले वाहनों को पटना में आने या पटना से नॉर्थ बिहार जाने के लिए कई वैकल्पिक मार्गों के विकल्प मिलेंगे, जिससे राजधानी पटना में ट्रैफिक का लोड भी घटेगा और प्रदूषण की कमी भी होगी। श्री श्याम सिंह यादव जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यथाशीघ्र, मैं आपसे मिल भी चुका हूं, जसवीर सिंह जी इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का काम करें ताकि इसका निर्माण हो सके। धन्यवाद सर। श्री के राममोहन नायडू नहीं है, श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न को इस सदन में उठाने की अनुज्ञा दी है। मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से सरकार का आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया, चाहे यूक्रेन रूस का हो, लेकिन हमने पूरी दुनिया को गौतम बुद्ध दिया और आज वो बुद्ध दुनिया में शांति का, अहिंसा का, ममता का, करुणा का संदेश बन चुके हैं। और सौभाग्य से वो बुद्ध का जन्मस्थान सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में है। आज कुशीनगर निर्वाण स्थली है। पहली बार 5 बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने सारनाथ में दीक्षा दी बोध गया के बाद। तो वो अत्यंत जो महत्वपूर्ण सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, जहाँ पे सहेट महेट रहे, उसके ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज उस बुद्धिस्ट सर्किट के कपिलवस्तु में जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, 29 वर्ष बाल्यकाल में गौतम बुद्ध के पहले सिद्धार्थ के रूप में वहाँ रहे, और उस तरफ लुम्बिनी है जो नेपाल के लिए गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ एक स्थान है। तो आज स्वाभाविक है कि उस लुम्बिनी के हजारों पर्यटक या सारनाथ के उस कुशीनगर से होते हुए कपिलवस्तु आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी एक बड़ा विपासना केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रही, काफी जमीन अधिग्रहण करके कई देश के लोगों को मेडिटेशन सेंटर या अपना मॉनेस्ट्री बनाने के लिए दे रही है। अभी लुम्बिनी में भारत सरकार ने एक, प्रधानमंत्री जी ने बुद्ध कन्वेंशन सेंटर दिया है, जो निश्चित तौर से उस बौद्ध धर्म की और भारत नेपाल की मैत्री का प्रतीक भी है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जहां पे लाखों लोग पूरे दुनिया के मानने वाले जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, इस सब के देश के लोग आते हैं, उनके लिए वहां पे एक बुद्ध कन्वेंशन सेंटर भारत सरकार के द्वारा हो, जिससे कि वहां पे आने वाले जो विपासना मेडिटेशन कर सकें, बौद्ध विहार बन सके या उसका विकास हो रहा है। उसमें आज एक आवश्यकता है कि हमारे उस लुम्बिनी और अपने कपिलवस्तु दोनों के उस बुद्ध के आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए या बौद्ध सम्मेलन हो या बौद्ध के जो हमारे एसोसिएशन, बौद्ध सम्मेलन एसोसिएशन है या बुद्धिस्ट टूर ये है, ये सारे महोत्सव, ये सारी चीजें आयोजित हो सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान वेदीमल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। आपके माध्यम से राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध के संरक्षण को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1902 में इस बांध का निर्माण हुआ। 1933 से जयपुर के अंदर पेयजल सप्लाई शुरू हुई। रामगढ़ बांध वर्ष 2003 तक जयपुर जिले के लोगों की प्यास बुझाता रहा। वर्ष 1982 में तो एशियन खेलों में नौकायन प्रतियोगिता के भी साक्षी बना, लेकिन वर्ष 2004 से इस बांध का गला घोंटने का काम शुरू हुआ और अगले साल ही पानी आना बंद हो गया।
फिर बांध सूखता चला गया। सब तो इसके कैचमेंट क्षेत्र का गला घोंटने के लिए रसूखदारों को बाव क्षेत्र में ही जमीन आवंटन कर दी गई। इसके बाद अतिक्रमियों के भी हौसले बुलंद होते गए। सभापति महोदय, देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका ने पहले मर गया रामगढ़ और फिर पुनर्जीवित करें रामगढ़ शीर्षक से अभियान चलाया। खबरों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और कई रसूखदारों की जमीन के आवंटन निरस्त हुए। 29 मई 2012 को हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना। भू राजस्व अधिनियम को ध्यान में रखे बिना नदी, नाले, तालाब, बांध आदि से जुड़ी भूमि पर किए गए आवंटन को निरस्त करने का आदेश दिए। 3172 रेफरेंस को राजस्व मंडल को भेजे गए। इसमें से अब तक 2052 रेफरेंस में निर्णय आया और 1650.61 हेक्टेयर जमीन को शिवायचक दर्ज किया गया। 35% मामलों में फैसला आना बाकी है। रामगढ़ बांध और अन्य जल स्रोतों को बचाने और लगातार मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी निष्क्रिय। हालत यह कि कमेटी की अंतिम बैठक की करीब 3 साल पहले हुई थी। इसके बाद मामले की सुधि नहीं ली गई, जबकि हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में 9 विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव शामिल है। सभापति महोदय, रामगढ़ बांध के बाव क्षेत्र में कई रसूखदारों को भूमि आवंटन किया हुआ। यहाँ रिसोर्ट, होटल, फार्म हाउस बने हुए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भले ही सरकार ने इनके रेफरेंस राजस्व मंडल में भेज दिए, लेकिन रसूखदारों के भूमि आवंटन निरस्त करने के लिए सक्रिय नहीं है। मैंने पूर्व में भी पत्र लिखकर जब इस बांध के संरक्षण की मांग प्रधानमंत्री जी से की तो जल शक्ति मंत्रालय 2 फरवरी 2021 को मुझे पत्र के माध्यम से बताया कि बांध पुनर्वास और सुधार योजना में राजस्थान के 189 बांध में से रामगढ़ बांध भी पुनर्वास हेतु सम्मिलित है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। मेरी मांग है कि मंत्रालय इसकी वर्तमान स्थिति तलब करें और यदि राज्य ने नहीं भेजा है तो आप यहाँ से मंगवाएं। सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है, एक ही निवेदन कीजिए। 1 मिनट में पूरा लोटरी में सर। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिए गए निर्णय को पूर्ण रूप से रामगढ़ बांध के बाव क्षेत्र में लागू किया जाए और इस मामले में जो भी रेफरेंस विभिन्न न्यायालयों में लंबित है उनका माननीय उच्च न्यायालय तत्काल समयबद्ध तरीके से निपटारा करे और इसके बाव क्षेत्र में आने वाले एनीकट का तुरंत वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कराकर हल निकाला जाए, क्योंकि रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर रामशंकर कटेरिया जी, आधा मिनट लोट 0 आवर है हनुमान जी। आज हम ही तो आए साहब, सुनो हजार माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट में शून्य प्रहर में इतना आधा मिनट कीजिए समाप्त कीजिए। एक मिनट सर, रामशंकर जी आधा मिनट। सभापति महोदय, राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना RCP, जिसमें रामगढ़ बांध में भी पानी लाने की योजना सम्मिलित है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में झिझक रहे हैं। मेरी मांग है कि रामगढ़ बांध के संरक्षण के साथ RCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और गेंद राज्य के पाले में नहीं डाले और कर्नाटक में जिसने विशेष पैकेज दिया उसी तरह पर राजस्थान की RCP के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरी लोकसभा इटावा क्षेत्र में औरैया जनपद है। उस औरैया जनपद के बिल्कुल लगा हुआ दिव्यापुर कस्बा है। वहां पर NTPC के द्वारा एक बड़ा संस्थान 80 के दशक में और गैल, ये 2 संस्थाएं, एक बड़ी संस्थाएं वहां पर प्रोजेक्ट स्थापित हुए, जिसमें हजारों की संख्या में वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में वहां पर दिव्यापुर में एक केंद्रीय विद्यालय खोला गया और केंद्रीय विद्यालय वहां तब से संचालित है। अभी 2 साल से NTPC के द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय को आर्थिक कारणों से उन्होंने कहा कि मैं इस विद्यालय को संचालित नहीं कर सकता हूं। मेरी आर्थिक रूप से उन्होंने असमर्थता व्यक्त की और महोदय, उस पूरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं, NTPC के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो सरकार की मंशा है कि हर जनपद में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए, उसी के तहत औरैया जनपद में ये एक केंद्रीय विद्यालय जो संचालित लंबे समय से है उसको बंद न करके उस विद्यालय को विधिवत रूप से उस विद्यालय को संचालित किया जाए। और प्रशासन ने, औरैया प्रशासन ने वहां पर सरकार इस केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा रखी है। मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है आपके माध्यम से कि उस केंद्रीय विद्यालय को अपने अधीन लेकर के उसको पुनः बनवा करके और विधिवत रूप से केंद्रीय विद्यालय संचालित हो, ये विशेष मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य अपने सबमिशंस देना चाहते हैं।
तो 1 मिनट के अंदर अपनी बात कहने का कष्ट करें, ठीक है। श्री अरुण साहब जी। माननीय सभापति जी, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। बुधराम करटाम जो हमारे बस्तर जिले के मंत्री थे, नीलकंठ कक्केम जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू जो हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर अलामी जो पूर्व सरपंच हैं, इन 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के इन 4 सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि छत्तीसगढ़ की जनता के जान के रक्षा करे। ये लोकतंत्र की हत्या बंद हो, ये राज्य सरकार को निर्देशित करे और स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। बहुत धन्यवाद। जय श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Mr. Chairman. Sir, I would like to raise a very serious matter of urgent concern in which the government of India's intervention, especially the Labour Ministry's intervention, is required. Sir, the Honorable Supreme Court has pronounced its judgment on 4th November 2022 regarding higher pension for the Employees Provident Fund Pension Scheme members. But it is quite unfortunate to note that subsequent to the judgment pronounced by the Honorable Supreme Court, the Government of India, especially the Employees Provident Fund Organization, is not acting in accordance with the terms and conditions of the judgment. Subsequently, EPFO has issued 2 circulars. The latest circular is on 25th January 2023, in which that is against the spirit of the judgment of the Honorable Supreme Court. EPFO is imposing additional burden to pensioners to provide evidence for proving their option to higher pension prior to 2014. Sir, the sanction of pension on higher wages itself is an evidence for option. The circular saying that it will re-examine the cases of pension on higher wages of pensioners who retired up to 1/9/2014, and for this reason, payment of higher pension should be stopped from January 2023. Sir, the decision of EPFO is arbitrary and unjust. The EPFO withdraw from its legal liability to ensure the pension and welfare of the pensioners. The present circular created hardship to pensioners and it leads to social issues. Sir, one of the important point to be noted, those who have obtained the pension retired prior to 2014, on the basis of the judgments of the higher courts, their pension has been taken back, withdrawn by the ministry, by the EPFO. It is quite inhuman, arbitrary and unjust, and also so far the EPFO has not issued any circular regarding the option, because on 4th March the option expires, because within 4 months the option has to be given. But so far the EPFO has not issued any circular on that issue. Hence I urge upon the Government of India to withdraw the such circular on 25th January and ensure the pension and welfare of EPF pensioners. Thank you very much, sir. धन्यवाद सभापति महोदय। स्लिप भेज दीजिए। मैं इस सदन में सर अपने इलाके के बारे में हमेशा ये आवाज उठाते रहा। हमारा जो इलाका है संथाल पड़ना, वो संथालों का है। संथाल की आबादी वहां 1911 में लगभग 35-36% थी सर। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए के कारण
2011 का जो सेंसस आया है वो 25% हो गया है और जो 2022 है लोग कहते हैं कि 23% हो गया। इसके कारण सभापति महोदय जो पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हुआ लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का, 2008 में हमारा डिलिमिटेशन नहीं हो पाया क्योंकि उसमें लोकसभा की एक शेड्यूल ट्राइब की सीट और विधानसभा की 3 शेड्यूल ट्राइब की सीट घट रही। आज जो मसला है सर, मसला इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं के साथ यौन शोषण तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ शादी करके उनका जो आचार विचार प्रकार व्यवहार है सर, वो शेड्यूल ट्राइब का पूरा बंद हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से केवल 3 आग्रह है सर। एक आग्रह यह है कि संथाल पन्ना में पूरे के पूरे 6 जिले में एनआरसी लागू करिए, जिससे ये पता चले कि वास्तविकता जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं है। दूसरा, वहां संथाल पन्ना टेनेंसी एक्ट लागू है सर, जो संथाल पन्ना टेनेंसी एक्ट कहता है कि भाई भाई को जमीन नहीं दे सकता, आदिवासियों का जमीन सुरक्षित करने के लिए यह कानून है। इस कारण से मेरा आग्रह है कि जो बच्चे मुसलमान हो जाते हैं धर्म में, चूंकि वो आदिवासी का लैंड है, तो संथाल पन्ना टेनेंसी एक्ट में उनको जो है वो सुविधा नहीं मिले। और मेरा तीसरा डिमांड ये है सर कि जब वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर में नियम लागू है कि महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिलता है, उसी तरह से आदिवासी के नाम पर जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार धर्मांतरण के बाद उनको कोई सुविधा केंद्र और राज्य की नहीं मिले। यही आपके माध्यम से हमारा आग्रह है। धन्यवाद चेयरमैन सर, तुसी टाइम दिता। मैं एक सेंसी जात हैगी है ते उन्हां दे 31 सब कास्ट हैगे ने, उन्हां दे बारे मैं गल करना चाहती हैं। 1950 दे विच शेड्यूल कास्ट्स पंजाब स्टेट दे विच इन्हां नूं इंक्लूड कीता गया और उन्हां दे नाल 2 होर सब कास्ट सीरियल नंबर 32 दे उत्ते बैकुंठ और मनेश कीते गए, पर जेड़े 31 होर सेंसी दे सब कास्ट सी ਉਹ नहीं उस लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होए। ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 31 सब कास्ट सेंसी ਦੇ ਇਹ शेड्यूल कास्ट जो पंजाब सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ लिस्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ शामिल ਹੋਣ। मैं एक होर बहुत अहम विषय है आशा वर्कर्स ਦਾ और आशा फैसिलिटेटर्स ਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो ਉਹਨਾਂ ने काम ਕੀਤਾ थी कोविड दे विच, 25,000 रुपया और 10,000 रुपया जिहड़ा उन्हां नूं देना सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 21,000 रुपया मिनिमम वेज जरूर देनी चाहिए है। बाकी आशा वर्कर्स और उन्होंने फैसिलिटेटर्स श्री नायब सैनी जी मार्क भी करना चाहिए उन्होंने प्रेस। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए प्लीज। थैंक यू उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का समय दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का ध्यान अपनी लोकसभा कुरुक्षेत्र की एक बहुत ही जरूरी मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र के गांव उमरी की ग्राम पंचायत द्वारा सन 2012-13 20 एकड़ भूमि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कुरुक्षेत्र को दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लगभग 120 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया और भारत सरकार द्वारा इस संस्थान के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। अब यह बिल्डिंग 2022 में बनकर तैयार हो गई है। इस संस्थान का पहला दाखला सन 2016-17 में शुरू हो गया था। यह देश का तीसरा और उत्तर भारत का एकमात्र पहला डिजाइन संस्थान है। इस संस्थान में एक भी विद्यार्थी मेरी कुरुक्षेत्र लोकसभा या हरियाणा राज्य का नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो कि मेरी कुरुक्षेत्र लोकसभा में स्थापित है, उसमें हरियाणा के लिए 30% कोटा निश्चित करने की मांग करता हूं, ताकि मेरी लोकसभा व हरियाणा के बच्चों को इस संस्थान में पढ़ने के लिए अवसर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय। Thank you very much, sir, for allowing me. I wish to draw the attention of the Honourable Health Minister towards the rising incidence of violence against doctors and other healthcare professionals in recent years. There's no central data, sir, on the number of assault cases against healthcare workers or health facilities, but the Indian Medical Association estimates that 75% of all doctors face some form of physical abuse during their service, with many cases of violence severely underreported. These are people who are selflessly serving our citizens and attempting to save lives, sir. Currently, no national level law comprehensively and categorically addresses this issue,
State laws vary, the existing laws are weak in their implementation, lack scope to protect all healthcare workers. In fact, 11 states and union territories have no laws at all. In 2019, this government, sir, had introduced a draft bill titled the Healthcare Service Personnel and Clinical Establishments Prohibition of Violence and Damage to Property Bill, which would have made such violence a non-bailable and cognizable offence with a jail term of up to 5 years. But this was withdrawn by the government before it could be considered by Parliament without assigning any reason. Our healthcare professionals are neither adequately appreciated nor protected, and it's imperative to realise this is not just an issue for the medical fraternity. Violence against healthcare workers weakens our health system, sir, and affects the quality of services provided to patients, in turn leading to more risk of violence. Therefore, I urge the Health Minister, if necessary the Home Affairs Minister and the Law and Justice Minister, to reintroduce a comprehensive central legislation to put a check on violence against healthcare professionals at the earliest. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, शून्य काल के जो सभी अन्य हमारे माननीय सदस्य हैं बोलना चाहते हैं, भोजनावकाश के पश्चात उनको अवसर दिया जाएगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।